बहुत बहुत शुक्रिया ईरा जी और मंच पर उपस्थित आदरणीय नरेश जी, रघुवंश मणि जी, सूरज बहादुर जी, रीता जी, ईरा जी और आप सभी साहित्य प्रेमी। और बहुत सारे लोगों से नई नई मुलाकात हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों से पहले से ही मुलाकात है, उनको जानते हैं। विचारों के साझा जो हमारे संबंध है उससे माध्यम से मैं आप सबको जानती हूँ। और मुक्ति बोध के बहुत सारा काम मेरा आसान हो गया, क्योंकि एक पक्ष रघुवंश मणि जी ने रख दिया और चूंकि समय कम है और पहले ही से आदेश है, तो मैं एक दूसरे पक्ष पर मुक्ति बोध की बात करूंगी। कविताओं पर अक्सर बात होती है, मैं भी कई बार बोल चुकी हूँ उस पर। और बनारस से आई हैं, और कविता और कहानियों पर भी मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया है, लेकिन आज मैं उनके राजनीतिक लेखन पर बात करूंगी। और कुछ ज़रूर है कि राजनीतिक लेखन पर जब बात होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कविताओं और कहानियों पर बात ना हो, उनके आलोचकीय व्यक्तित्व पर बात ना हो। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि उनके राजनीतिक लेखन की तरफ लोगों का ध्यान कम गया है, पत्रकारिता पर भी ध्यान कम गया है। पत्रकारिता पर मैं अभी नहीं बोलूँगी। और जब एक पूरी मुहिम की तरह ये बात चलती है कि मुक्ति बोध जटिल कवि हैं, मुक्ति बोध ये हैं, मुक्ति बोध को समझना बहुत मुश्किल है। और आप जानते ही हैं कि पिछले वक्तव्य में रघुवंश जी ने बताया है कि कैसे नामवर सिंह और रामविलास शर्मा के बीच में उन्होंने अस्तित्ववादी तक करार दिया रामविलास शर्मा ने। तो इन सब चीज़ों को जो जटिलता है, जिस तरह की मुक्ति बोध की जो जटिलता उनकी कविताओं या कहानियों में थोड़ी दिखाई पड़ती है, जो कि नहीं है जटिल, उसको समझने के लिए उनके राजनीतिक जो एवोल्यूशन उनका हुआ है, जो राजनीतिक तरीके से जो उन्होंने विकास किया है और जियो पॉलिटिक्स पर जो उनकी नज़र रही है, अगर इस पर ध्यान नहीं जाएगा तो हम उनकी कविताओं को नहीं समझ सकेंगे। तो मैं एक उनकी दो पंक्ति, मुझे ध्यान तो नहीं रहती कई पंक्तियां, लेकिन वो पंक्ति मैं आपको सुनाकर ही अपनी बात शुरू करूंगी, जिसमें वो किसी कविता में कहते हैं कि आते ही होंगे वे लोग, नई पीढ़ी, आते ही होंगे वे लोग, तुम्हें देना होगा हिसाब अपना, सबका, जन का, मन का। ये जो बात है ना कि देना होगा हिसाब, बार बार कलाकार की ईमानदारी पर जब मुक्ति बोध बात करते हैं तो कहते हैं कि आप बच नहीं सकते, आते ही होंगे वे लोग, मतलब नई पीढ़ी आ ही रही होगी कि आपको अपना भी हिसाब देना होगा कि आपने क्या किया, और मन का भी, जन का भी हिसाब देना होगा। क्योंकि मुक्ति बोध सिर्फ मार्क्सवादी लेखक ही नहीं थे, वामपंथी लेखक नहीं थे, उन्होंने मनोविज्ञान को भी उतनी ही मजबूती से पकड़ा था, फ्राइडियन मनोविज्ञान को नहीं पकड़ा था। इसलिए वो कहते हैं अंकों पर भी मन के डंकों का पहरा है, ये लाइन भी वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे स्वप्नों में भी पूंजीवाद चला गया है, किंतु आया फिर वह कीर्ति व्यवसायी और अर्थ, मतलब वो कहते हैं कि कैसे मुनाफा कैसे आता है और वो मुनाफा कैसे हमारी संस्कृतियों पर चढ़ता है। अभी रघुवंश मणि जी बोल रहे थे, उसी आधार पर मैं ये बात कहूँगी कि जब मार्क्सवादी आलोचना में हम ये बात कहते हैं कि बेस और सुपर स्ट्रक्चर, यानी आधार और अधिरचना, तो अक्सर हम साहित्यकार इस बात में उलझ जाते हैं कि नहीं नहीं, अभी सांस्कृतिक क्रांति बहुत ज़रूरी है और संस्कृति से बात हम करें। और संस्कृति ही बहुत एक तो लंबे तरीके से आई है और लंबे तरीके तक जनता के मानस में रहती है, तो संस्कृति पर काम तो करना ही है। हम साहित्यकार संस्कृति पर ही काम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि संस्कृतियाँ अपने आप नहीं बनती, उनके पीछे जो बेस होता है वो पूरा का पूरा अर्थतंत्र है। और आज वो अर्थतंत्र और ज़्यादा हमें समझना पड़ेगा, जबकि हिंदी का साहित्यकार, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमूमन हिंदी का साहित्यकार जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी से दूर, इकोनॉमिक्स से दूर, बाकी चीज़ों से दूर, इसलिए पूंजीपतियों का पूरा खुलासा जो है वो कर नहीं पाता अपनी कविताओं में। आपको आश्चर्य होगा कि मुक्ति बोध जब अपने राजनीतिक लेख लिख रहे हैं तो उसमें वो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि समाजवादी राज्य में अमेरिकी और ब्रिटिश पूंजी क्यों, अमेरिकी और ब्रिटिश पूंजी की बाढ़, वो अल्जीरिया के विद्रोह पर लिख रहे हैं, वे सुएज नहर के बारे में लिख रहे हैं, वे जेनेवा परिषद के बारे में लिख रहे हैं, समाजवादी निर्माण अभी आपने बताया उस पर लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि क्या कम्युनिज्म मुक्तिकारी आंदोलन है। और ये बहुत ही बेहतरीन लेख है। और एक और लेख जो मैं कह रही थी, जो क्या समाजवादी राज्य में ब्रिटिश और अमेरिकी पूंजी की बाढ़ क्यों, उसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वो बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो है, अब अगर हम बेस को नहीं पकड़ेंगे, बेस बहुत छोटा, वो दिखाई नहीं पड़ता,
कोई सिनेमा आता है धार्मिक, कोई साहित्य रचा जाता है, तो हम ये नहीं सोचते कि उसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, कौन से गठजोड़ है सरकार और पूंजीपतियों के बीच। जबकि हम आज जानते हैं कि हम पूंजीवाद में भी नहीं बल्कि पूंजीवाद की चरम अवस्था साम्राज्यवाद में रहे, और ये फाइनेंस कैपिटलिज्म से भी आगे बढ़ चुका है, वित्त पूंजी से भी आगे बढ़ चुका है। और मुक्ति बोध आश्चर्य होगा, मैं पढ़ती रहती हूँ जब, तो मुझे लगता है कि वो कवि, आजकल तो लोग कहते हैं कि कवियों को थोड़ा नरम ही रहना चाहिए, या कवि जो है राजनीति की बात करे लेकिन इस तरह से करे कि लोगों को अट्रैक्ट करके करे, मतलब थोड़ा सांस्कृतिक तौर पर करे, थोड़ा सा समझ में आ जाए, जटिलता ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना ना पड़े, जनता समझ जाए, जनता के नाम पर मतलब कुछ भी थोड़ा इस तरह से लिखे। और इसलिए मुक्ति बोध आपके लिए कठिन है, इसलिए मुक्ति बोध के पास बैठना कठिन हो जाता है। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म पे लिख रहे हैं, और मैं आश्चर्य से भर जाती हूँ कि उस दौर में कौन सा कवि और कौन सा हिंदी का लेखक हुआ जो फाइनेंस कैपिटलिज्म पे काम कर रहा हो, बात कर रहा हो और लिख रहा हो, कविता भी लिख रहा हो, कहानी भी लिख रहा हो, बाकी चीजें भी कर रहा हो। आज हम नहीं कर पा रहे हैं, उस दौर की तो बात छोड़ दीजिए। हालांकि वो दौर, मैं कहना चाहूँगी कि वो दौर आंदोलनों का दौर था, उसका असर हमारी संस्कृति पर था, हमारे साहित्य पर, हमारे सिनेमा में था। 1917 में जन्म हुआ मुक्ति बोध का, जब रूसी क्रांति हो रही थी और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था, और मजबूरन साम्राज्यवादी देशों को अपना ह्यूमन फेस भी लगा करके आना पड़ा था। और उसी का नतीजा था कि एक तरह का मूवमेंट था हमारे देश में और दुनिया में भी मूवमेंट था जब सोवियत संघ था, और जैसे जैसे वो ढीला पड़ा, ट्रेड यूनियंस टूट गए, बाकी और सांस्कृतिक संगठन टूट गए, साहित्य